इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC-814 को 24 दिसंबर 1999 को पाकिस्तान बेस्ड हरकत-उल-मुजाहिदीन ग्रुप के 5 आर्म्ड मिलिटेंट्स ने हाईजैक कर लिया। फ़्लाइट IC-814 को हाईजैक करने के बाद 4 अलग-अलग जगह अमृतसर, लाहौर, दुबई और कंधार में फ़्लाइट रोकना पड़ा क्योंकि फ्यूल कम था। कई देशों ने लैंडिंग परमिशन नहीं दी और हाईजैकर्स को एक सेफ प्लेस चाहिए था गवर्नमेंट से निगोशिएशन करने के लिए। 7 दिनों के बाद 31 दिसंबर 1999 को ये टेकओवर तब ख़त्म हुआ जब इंडियन गवर्नमेंट ने अपने पैसेंजर्स और क्रू के सेफ रिटर्न के बदले 3 टेररिस्ट को रिलीज़ किया और इनमें से एक था मसूद अज़हर। जेल से छूटते ही 1 महीने बाद ही 31 जनवरी 2000 को उसने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश-ए-मोहम्मद बनाया और इंडिया पे अटैक करने की प्लानिंग करने लगा। उसे कैसे भी करके इंडियन गवर्नमेंट से बदला लेना था। इस हमले को अंजाम देने के लिए उसने 5 लोगों का एक फ़िदाइन स्क्वाड बनाया और इनका लीडर था मोहम्मद उर्फ सनी अहमद काजी, जो फ़्लाइट IC-814 के हाईजैकर्स में से भी एक था। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मसूद अज़हर ने गाज़ी बाबा को कांटेक्ट किया, जो कि एक पाकिस्तानी सिटीज़न था, कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद का सुप्रीम कमांडर था और पहलगाम कश्मीर में कॉन्फिडेंशियली रह रहा था। उसे 5 लोगों के फ़िदाइन स्क्वाड को शेल्टर देने का और दिल्ली तक पहुंचाने का काम दिया गया, लेकिन अंडरकवर रहने की वजह से गाज़ी बाबा खुद इन टेररिस्ट को दिल्ली तक नहीं पहुंचा सकता था। इसीलिए उसने अफज़ल गुरु की मदद ली। अफज़ल गुरु का जन्म जून 1969 में जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। 1989 में सिर्फ 20 साल की एज में ही वो बॉर्डर क्रॉस करके POK के मुज़फ़्फ़राबाद में टेररिस्ट ट्रेनिंग लेने चला गया। अफज़ल और उसकी एज जितने ही 80 और लोग 2.5 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद LOC क्रॉस करके फिर इंडिया वापस आ गए। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इन्हें हथियार वगैरह भी दिया गया था। अफज़ल को लौटते समय एक AK-47, 3 लोडेड मैगज़ीन और 10,000 रुपये दिए गए थे। लेकिन इसी टाइम इंडियन सिक्योरिटी फोर्स को भी ये खुफिया जानकारी मिलती है कि एक पूरा का पूरा बैच POK में ट्रेनिंग लेकर हथियारों के साथ वापस इंडिया आ गया है। ये खबर मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस एक-एक कर सबको पकड़ना शुरू करती है। अफज़ल और उसके घर वाले डर जाते हैं क्योंकि वो भी POK से ट्रेनिंग लेकर आया था, इसीलिए वो लोग उसे बचाने के लिए उसके कज़न शौकत हुसैन गुरु के पास दिल्ली भेज देते हैं, जो दिल्ली के मुखर्जी नगर में ही रहता था। दिल्ली जाकर अफज़ल ने DU में एडमिशन ले लिया और वहां रहने के दौरान DU से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसी समय अफज़ल और शौकत की मुलाकात एक और इंसान से होती है जो इन दोनों की तरह बारामूला डिस्ट्रिक्ट से था और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अरबिक का प्रोफेसर था, जिसका नाम था सैयद अब्दुल रहमान गिलानी उर्फ SAR गिलानी। इधर अफज़ल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और उधर कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस एक इनिशिएटिव चलाती है जिसमें यंग कश्मीरी जो इंडिया के अगेंस्ट टेररिस्ट ट्रेनिंग लेने गए थे, उन्हें सरेंडर करके एक नई ज़िंदगी जीने का मौका दिया जा रहा था। अफज़ल की फैमिली उसे कश्मीर वापस बुला लेती है और वो ट्रेनिंग के बाद मिले हुए वेपन्स को सबमिट करके एक सरेंडर्ड मिलिटेंट का सर्टिफिकेट लेकर वापस दिल्ली आकर अपना मेडिकल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट सप्लाई करने का काम स्टार्ट कर देता है। कुछ साल दिल्ली में काम करने के बाद वो फिर से कश्मीर आ जाता है और मेडिकल एंड सर्जिकल आइटम्स की सेलिंग में कमीशन एजेंट बन जाता है। ऐसे ही कुछ साल काम करने के बाद एक दिन फरवरी 2001 में श्रीनगर में एक मेडिकल शॉप पर उसकी मुलाकात होती है तारिक अहमद से। तारिक अहमद कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद का चीफ रिक्रूटर था और गाज़ी बाबा के अंडर काम करता था। तारिक अफज़ल गुरु को पहलगाम में अबू हिल्स पर गाज़ी बाबा के बेस पर ले जाता है और गाज़ी बाबा से मिलवाता है और उसे भी जैश-ए-मोहम्मद ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर लेता है। गाज़ी बाबा भी उसे इस अटैक में हेल्प करने के लिए समझाता है और उसे बताता है कि ये अटैक कितना इम्पॉर्टेंट है और कैसे इस अटैक के लिए जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा साथ मिलकर आ रहे हैं। गाज़ी बाबा अफज़ल को दिल्ली जाकर वहाँ एक बेस बनाने का और जो 5 पाकिस्तानी मिलिटेंट्स इस अटैक को अंजाम देंगे उनके रहने और लॉजिस्टिक
लॉजिस्टिक्स को अरेंज करने का काम देता है और बोलता है कि अगर तुम ये काम सही से करते हो तो तुम्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और काम पूरा होने के बाद पाकिस्तान में सेटल भी करवा दिया जाएगा। पहले अफजल इस प्लान में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन डील इतनी अच्छी थी कि उसने हाँ कर दी। गाजी बाबा ने सबसे पहले अफजल को मोहम्मद से इंट्रोड्यूस करवाया, जो उस टीम का हेड था, और इसे ही सबसे पहले दिल्ली पहुंचवाना था। मोहम्मद से मिलने के बाद अफजल अपने कज़न शौकत को कॉल करता है और उसे एक रूम अरेंज करने के लिए बोलता है, लेकिन ये रूम क्यों चाहिए और ये मोहम्मद कौन है ये सब उसे अभी ये नहीं बताता है। शौकत उस टाइम फ्रूट का बिज़नेस कर रहा था और उसकी शादी नवजोत सिंधु नाम की एक सिख लड़की से हो गई थी, पर शादी के बाद उस लड़की ने अपना रिलीजन इस्लाम में कन्वर्ट करके अपना नाम चेंज करके अफशान गुरु रख लिया था। शौकत और उसकी वाइफ मुखर्जी नगर के हाउस नंबर 1021 में फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। 6 नवंबर 2001 को अफजल और उसका कज़न शौकत के घर के पास मुखर्जी नगर में ही क्रिश्चियन कॉलोनी के B41 में, जो कि एक बॉयज़ हॉस्टल था, उसमें ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम रेंट पे लेते हैं। मोहम्मद के अलावा 4 और टेररिस्ट जो आने वाले थे उनके लिए भी रूम चाहिए था, इसीलिए उन्होंने और रूम्स भी अरेंज किए। एक रूम था मुखर्जी नगर के गांधी विहार A97 के सेकंड फ्लोर पे और दूसरा इंदिरा विहार के हाउस नंबर 281 में। ये सारे अरेंजमेंट्स पूरे होने के बाद अफजल गुरु मोहम्मद को नवंबर 2001 में दिल्ली लेकर आता है। मोहम्मद जब दिल्ली आया था तब उसके पास सिर्फ एक कॉम्पैक्ट प्रेसारियो लैपटॉप और 50,000 रुपये थे। इसके बाद अफजल मोहम्मद को शौकत से मिलवाता है और उससे सारे प्लान के बारे में बताता है और अब शौकत भी इस प्लान में शामिल हो जाता है। बाकी टेररिस्ट को दिल्ली लाने के लिए अफजल फिर कश्मीर जाता है और इस बार 2 लोग राजा और हैदर को दिल्ली ले आता है। फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में अफजल तीसरी बार कश्मीर जाता है और बचे हुए दोनों टेररिस्ट हमजा और राना को कश्मीर से दिल्ली लेकर आता है, लेकिन ये लोग खाली हाथ दिल्ली नहीं आते। ये दोनों अपने साथ 2 बड़े बैग्स में 4 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 12 मैगजीन, 1 ग्रेनेड लॉन्चर, 15 सेल्स, 15 ग्रेनेड्स, 2 पैकेट डेटोनेटर, रेडियो एक्टिव डिवाइसेस और 2 वायरलेस सेट लेकर आते हैं। इसी समय शौकत SAR गिलानी से मिलता है और उसे इन सारी चीज़ों के बारे में बता देता है। इसके बाद अफजल 2 अलग अलग शॉप से 2 अलग अलग मॉडल के 5 मोबाइल फ़ोन्स और 6 सिम कार्ड्स लाता है। गाजी बाबा का ऑर्डर था कि दिल्ली में जल्द से जल्द एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हो, लेकिन सवाल था कि ये अटैक आखिर हो कहाँ। इस हमले को अंजाम देने के लिए इन्होंने दिल्ली के मेन लोकेशंस जैसे कि UK एंड USA एम्बेसीज, दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट का इंस्पेक्शन किया, मगर लास्ट में इनकी नज़र इंडियन पार्लियामेंट पर टिकी। 5 दिसंबर को ये तय हो गया था कि ये अटैक पार्लियामेंट पे होगा और ये एक सुसाइडल अटैक होगा। ये सारी प्लानिंग ये लोग शौकत के घर पे करते थे, जहाँ इन प्लानिंग्स के दौरान ये 5 टेररिस्ट अफजल गुरु, SAR गिलानी और शौकत रहते थे। इसके अलावा शौकत की वाइफ अफशान गुरु को भी इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता था। इसके बाद अफजल हमजा के साथ दिल्ली के खारी बाउली एरिया से 7:2:1 के रेशियो में अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम पाउडर, सल्फर और सिल्वर पाउडर खरीदता है एक्सप्लोजिव बनाने के लिए। फिर 7 दिसंबर को चांदनी चौक की एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की दुकान से अफजल और मोहम्मद ने मिक्सर ग्राइंडर खरीदा। 11 दिसंबर को अफजल राना के साथ पुरानी दिल्ली के होलसेल स्पाइस मार्केट खारी बाउली गया और वहां के एक शॉप से ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स खरीदा, ताकि जब MPs को लंबे समय तक होस्टेज बना के रखा जाएगा तो ये इनका इस्तेमाल कर सके। 11 दिसंबर को अफजल और मोहम्मद करोल बाग से एक वाइट एम्बेसडर कार खरीदते और सबसे पहले इसके ऊपर विंडो टिंट फिल्म लगवाते ताकि कार के अंदर का बाहर कुछ न दिख सके। साथ ही कश्मीरी गेट से इन्होंने एक रेड बीकन भी खरीदा, जिसे यूज़ करके अटैक वाले दिन ये पुलिस चेक पॉइंट्स को ईजिली क्रॉस कर पाएंगे। 12 दिसंबर को मोहम्मद अपने लैपटॉप का यूज़ करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक फ़ेक स्टिकर बनाता है और साथ में फ़ेक आइडेंटिटी कार्ड्स भी बनाता है, ताकि पार्लियामेंट प्रेमाइसेस के अंदर इजीली जाया जा सके। इन आइडेंटिटी कार्ड्स में फ़ोटो तो इनका होता है, लेकिन नेम, एड्रेस, इंस्टीट्यूट का नाम, इशू डेट ये सब गलत मेंशन किया गया था और इन सभी आइडेंटिटी कार्ड्स में एक ही मोबाइल नंबर लिखा गया था। 12 दिसंबर की रात मोहम्मद और बाकी मेंबर सोने के बजाय खतरनाक बॉम्ब बनाते रहे। 13 दिसंबर 2001 की सुबह सभी टेररिस्ट पार्लियामेंट पे अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। इन्होंने सिविलियन क्लॉथ्स के अंदर ओलिव ग्रीन फैटिक्स पहन रखा था। फिर सभी ने अपने बैग्स में वेपन्स जैसे कि AK-47 राइफल, हैंड गन, हैंड ग्रेनेड, ग्रेनेड लॉन्चर, एक्सप्लोजिव, सेल फोन और ड्राई फ्रूट्स रखते हैं।
इसके अलावा इन्होंने 30 केजी RDX एक्सप्लोजिव उस वाइट एम्बेसडर कार में रखी थी जिसका इस्तेमाल वो पार्लियामेंट के अंदर जाने के लिए करने वाले थे। फिर वो इन सभी चीज़ों को कार की डिक्की में रखते हैं और सुबह के लगभग 10 बजे पार्लियामेंट की तरफ चल पड़ते हैं। सभी चेक पॉइंट्स को पार करके इजीली पार्लियामेंट प्रेमाइसेस के अंदर जाने के लिए रास्ते में इन लोगों ने कार के ऊपर रेड बीकन मतलब लाल बत्ती और कार के विंडशील्ड पर होम मिनिस्ट्री का डाउनलोडेड स्टिकर लगा दिया था। रास्ते में ही मोहम्मद अफजल को कॉल करता है और बोलता है कि टीवी पर देख कर बताओ कि पार्लियामेंट में अगर सेशन चल रहा है तो VIP पोजीशन क्या है। लेकिन उस समय अफजल आज़ादपुर मंडी में था और वहाँ की लाइट अचानक से चली गई थी, इसीलिए वो उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सका। पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग राउंड शेप की थी और उसमें 12 वुडन गेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगे हुए थे, जिसमें गेट नंबर 1 मेन एंट्री गेट था जहां से MP, स्टाफ और ऑथराइज्ड विजिटर ID पास और सिक्योरिटी चेकिंग के बाद पार्लियामेंट में एंटर कर सकते थे। बाकी सारे गेट्स अलग अलग मिनिस्टर्स, MPs, VIPs और मीडिया के आने जाने के लिए रिजर्व था। फॉर एग्जाम्पल गेट नंबर 11 का यूज़ उस समय के इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत करते थे और गेट नंबर 5 का यूज़ करते थे हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। पार्लियामेंट के आगे एक सर्कुलर रोड है और ये रोड बाकी बाहर वाले रोड से जुड़ी हुई है। इस सर्कुलर रोड तक पहुंचने के लिए 7 आयरन गेट्स जो राउंड शेप में बैरिकेड की तरह लगे हुए थे उनसे गुजरना पड़ता था। इसीलिए जब कोई कार यहां आती तो उन्हें ID कार्ड, एंट्री पास वगैरह चेक करवाना पड़ता था। वहां वो पांचों टेररिस्ट पार्लियामेंट की तरफ आ रहे थे और इधर ठीक 11 बजे पार्लियामेंट का विंटर सेशन स्टार्ट हो गया और पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, काम कर रहे थे। दोनों हाउसेस में कारगिल कॉफिन स्कैम पे गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच बहस चल रही थी और कांग्रेस के MP तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस के रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे थे। सिचुएशन को ख़राब होता देख स्पीकर 11:20 में ही 40 मिनट के लिए पार्लियामेंट सेशन को एडजर्न कर देते हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और अपोजिशन लीडर सोनिया गांधी अपने ऑफिशियल रेसिडेंस चले गए। कई बड़े मिनिस्टर्स और लीडर भी अपने अपने घर चले गए, लेकिन अभी भी पार्लियामेंट के अंदर कई बड़े मिनिस्टर्स मौजूद थे, जैसे कि LK आडवाणी, सुषमा स्वराज, मनमोहन सिंह, प्रमोद महाजन, अरुण जेटली और इनके अलावा 200 से भी ज़्यादा मिनिस्टर्स अभी भी पार्लियामेंट के अंदर ही थे। कोई सेंट्रल हॉल में अपने कलीग से डिस्कशन कर रहा था तो कोई लाइब्रेरी और कैंटीन में टाइम स्पेंड कर रहा था। तभी देन वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत भी अपने गवर्नमेंट रेसिडेंस जाने के लिए तैयार हो गए और उनके गाड़ियों का काफिला पार्लियामेंट के बाहर गेट नंबर 11 पे उनका इंतज़ार कर रहा था। इधर ये वाइट एम्बेसडर कार होम मिनिस्टर के डाउनलोडेड स्टिकर और रेड बीकन लगे होने की वजह से इजीली पार्लियामेंट प्रेमाइसेस के अंदर एंटर कर जाती है और एंटर होते ही गेट नंबर 12 की तरफ जाने लगती है। प्लान के अकॉर्डिंग सभी टेररिस्ट वाइट एम्बेसडर कार में पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे और गेट नंबर 1 के पास मूविंग कार से जंप करके कार के अंदर ग्रेनेड फेंकेंगे। कार के मोमेंटम की वजह से कार गेट नंबर 12 के पास जाकर ब्लास्ट हो जाएगी। यहाँ पार्लियामेंट की 3 लेयर सिक्योरिटी गेट नंबर 12 की तरफ भागेगी और वहाँ सभी टेररिस्ट गेट नंबर 1 से पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल के अंदर चले जाएंगे, जहाँ सारे MPs होंगे और उन्हें होस्टेज बनाकर मसूद अजहर को कॉल करके इन्फॉर्म करेंगे। पार्लियामेंट को टुक ओवर करने का मतलब था प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर के साथ सारे VVIP लोगों को होस्टेज बना लेना और इन लोगों के होस्टेज बनने का मतलब था पूरे देश का होस्टेज बनना। लेकिन प्लानिंग इज़ ईजी बट एग्जीक्यूशन रिक्वायर्स डिसिप्लिन। जैसे ही ये लोग आयरन गेट से एंटर करते हैं तो जल्दी में ये लोग अपने कार की स्पीड और तेज़ कर देते हैं। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स एक हाई सिक्योरिटी एरिया होता है जहां नॉर्मल ट्रैफिक रूल्स के अलावा स्पीड रेस्ट्रिक्शन भी होता है और मिनिस्टर्स और VVIPs को भी इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। कार को तेज़ी से आते देख आयरन गेट नंबर 1 पर पोस्टेड CRPF कांस्टेबल कमलेश कुमारी को ये कार बहुत सस्पिशियस लगता है। खतरे को देखकर बिना टाइम वेस्ट किए वो गेट नंबर 1 को सील करने के लिए अपने पोस्ट पर वापस दौड़ती हैं। टेररिस्ट की कार के पास पहुंचने वाली और वॉकी टॉकी पर इस अटैक के बारे में अपने कलीग्स को बताने वाली वो पहली सिक्योरिटी पर्सनल थी, लेकिन टेररिस्ट ने फायरिंग स्टार्ट कर दी।
उन पर 11 गोलियां चलाई गई और इसकी वजह से उनकी वहीं पे डेथ हो जाती है। इसके बाद वॉच एंड वार्ड स्टाफ जेपी यादव कार के पीछे उसे रोकने के लिए दौड़ते हैं और बार बार कार को रोकने का इशारा देते हैं। उन्हें ऐसे दौड़ता देखकर कार का ड्राइवर कार की डायरेक्शन चेंज करने लगता है, लेकिन तेज़ रफ्तार और अचानक रिवर्स लेने के चक्कर में कार का ड्राइवर कार का बैलेंस खो देता है और कार वाइस प्रेसिडेंट के काफिले में खड़े एक व्हीकल से टकरा जाती है। वाइस प्रेसिडेंट उस दिन बाहर आते आते फिर किसी काम की वजह से पार्लियामेंट के अंदर चले गए थे। वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय में टकराने की वजह से कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर राज्यसभा लॉन के पास रुक गई। ये क्रूशल मोमेंट था क्योंकि एक तो इसने टेररिस्ट को मेन बिल्डिंग में आगे जाने से रोक दिया और दूसरा इस टक्कर की वजह से 30 kg RDX एक्सप्लोजिव का वायर लूज हो गया, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट ही नहीं हो पाया। इस समय जेपी यादव बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स को इस अटैक के बारे में अपने वॉकी टॉकी पर इन्फॉर्म कर देते हैं। इसके बाद पार्लियामेंट के सभी गेट्स और विंडोज़ को बंद कर दिया जाता है और वॉच एंड वार्ड स्टाफ सारे एमपीज़ को सेफली पार्लियामेंट के अंदर ले जाने लगते हैं। इधर सारे टेररिस्ट कार के बाहर निकलकर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। इस फायरिंग में जेपी यादव मारे जाते हैं और राज्यसभा लॉन में काम कर रहे एक गार्डनर देशराज की भी मृत्यु होती है। टेररिस्ट के साथ गन फाइट में एएसआई रामपाल, एएसआई नानक चंद और हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश की भी मौके पर ही मौत हो जाती है और एएसआई जीत राम घायल हो जाते हैं। इसके बाद सभी टेररिस्ट गेट नंबर 1 की तरफ ग्रेनेड्स फेंकते हुए और फायरिंग करते हुए भागते हैं। जैसे ही ये लोग गेट नंबर 1 के पास पहुंचते हैं तो सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल वाईबी थापा और कांस्टेबल सुखविंदर सिंह मोहम्मद को गोली मार देते हैं। मोहम्मद ने एक्सप्लोसिव बेल्ट पहना हुआ था और ये गोली उसकी बेल्ट पे लगती है और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। इधर पार्लियामेंट के अंदर सभी एमपीज़ को भी पता चल चुका था कि पार्लियामेंट पे टेररिस्ट अटैक हुआ और सारे मिनिस्टर्स बेंच के नीचे छिप के बैठे हुए थे। फिर बाकी के 4 आतंकी गेट नंबर 5 की तरफ भागने लगते हैं। जब ये लोग गेट नंबर 5 की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में गेट नंबर 9 पे सीआईएसएफ कांस्टेबल को संतोष सिंह ने अकेले ही हमजा, राजा और राणा को मौत के घाट उतार दिया। अब अकेले हैदर ही गेट नंबर 5 की तरफ पाकिस्तान के नारे लगाता हुआ और ग्रेनेड्स फेंकता हुआ जा रहा था। जब इसे कोई रास्ता नहीं मिला तो ये दूरदर्शन की केबल पकड़ के फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ने की कोशिश करता है और तभी इसकी मौत सीआरपीएफ कांस्टेबल श्यामवीर सिंह की गोली लगने की वजह से हो जाती है। लगभग 30 मिनट के अंदर ये पूरा अटैक ख़त्म कर दिया जाता है और 5 टेररिस्ट को मार दिया जाता है। लेकिन उन लोगों ने यहाँ वहाँ जो हैंड ग्रेनेड्स फेंक रखे थे वो 2-3 घंटे तक फटते रहते हैं और कुछ टाइम बाद सारे एमपीज़ को भी पार्लियामेंट के बाहर निकाल लिया जाता है। इस अटैक में 6 दिल्ली पुलिस पर्सनल्स, 2 पार्लियामेंट सिक्योरिटी पर्सनल्स और एक गार्डनर मारे गए थे और एटलीस्ट 17 लोग घायल हुए थे। इस अटैक में मीडिया के भी कुछ लोग इंजर्ड हुए थे। इसके बाद पार्लियामेंट के हर एक एरिया को एग्जामिन किया जाता है। टेररिस्ट के बैग से बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स मिलता है और कार में 30 kg RDX एक्सप्लोजिव मिलता है। मोहम्मद के बॉडी के पास 3 सिम कार्ड मिलता है। इसके अलावा एक GSM कम सैटेलाइट नंबर भी मिलता है जो कि गाजी बाबा का होता है। तभी टीवी पे न्यूज़ देखते ही हरपाल सिंह बहुत डर जाते क्योंकि इन्हीं के लकी मोटर से वो लोग वाइट एम्बेसडर कार खरीद कर लाए थे। इसीलिए वो जल्दी से पुलिस स्टेशन आकर ओरिजिनल रिसिप्ट और इन टेररिस्ट के फ़ोटो दिखाकर पुलिस को सारी बात बता देते हैं। पुलिस को एक और नंबर भी मिला था जो सबकी आईडी कार्ड पे मेंशन था और ये नंबर था अफसल का। इस नंबर से एक और नंबर कांटेक्ट में था और वो नंबर था शौकत का और उसके फ़ोन से एक और नंबर कांटेक्ट में था और वो नंबर था गिलानी का। पहले के 2 नंबर कैश कार्ड वाले थे, इसीलिए पुलिस को इनसे ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती, लेकिन तीसरा नंबर एयरटेल का था और इसका पेमेंट गिलानी ने अपने SBI कार्ड से किया था, जिसकी वजह से पुलिस को उसकी एड्रेस मिल गई। इसके बाद 15 दिसंबर को गिलानी पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद वो सारा सच बता देता है। फिर गिलानी के साथ पुलिस शौकत के घर पे जाती है, लेकिन शौकत अपने घर पे नहीं था पर उसकी वाइफ वहीं पे थी। पुलिस उसकी वाइफ को पकड़ लेती है। उसकी वाइफ अफशान गुरु ये एक्सेप्ट कर लेती है कि उसे सारी प्लानिंग के बारे में पता था और ये भी बताती है कि शौकत और अफजल अभी दिल्ली में नहीं है बल्कि एक ट्रक से श्रीनगर भाग गए और साथ में उस ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर भी बताती है। दिल्ली पुलिस ये सारी इन्फॉर्मेशन श्रीनगर पुलिस को दे देती है। इस इन्फॉर्मेशन के मिलने के बाद इंटेलिजेंस एजेंट को वो ट्रक श्रीनगर के सब्ज़ी मंडी में मिलती है और 15 दिसंबर 2001 को अफजल, शौकत और 2 क्लीनर्स को ट्रक के पास से अरेस्ट कर लिया जाता है और आगे के इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के लिए दिल्ली ले आया जाता है।
बाद में पुलिस गिलानी और शौकत की वाइफ अफशान गुरु का डायरेक्ट कनेक्शन टेररिस्ट के साथ इस्टेब्लिश नहीं कर पाती और उन्हें छोड़ दिया जाता है। 4 अगस्त 2005 को सुप्रीम कोर्ट शौकत की मौत की सज़ा को 10 साल के रेगरस इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर देती है और अफजल को मौत की सज़ा सुनाई जाती है और अफजल को 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ जेल के अंदर फांसी भी दे दिया जाता है। इस टेररिस्ट अटैक के अगेंस्ट 19 दिसंबर 2001 को इंडिया ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च करता है। 21 दिसंबर को इंडिया पाकिस्तान से अपने हाई कमीशन को बुलवा लेता है और अपने एयर स्पेस को पाकिस्तान के लिए बंद कर देता है। इसके अलावा बॉर्डर पे इंडिया 7 लाख सोल्जर्स डिप्लॉय कर देता है, जिसके रिप्लाई में पाकिस्तान भी 3 लाख सोल्जर्स को बॉर्डर पे तैनात कर देता है। इंडियन आर्मी में सबकी छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है और बात न्यूक्लियर वॉर तक चली जाती है, लेकिन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, इंटरनेशनल प्रेशर खासकर यूएस से और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट के टेररिस्ट के अगेंस्ट एक्शन लेने के प्लेज की वजह से सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है।